कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? वैसे तो जीवन में ऐसा कहा जाता है कि भैया क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, है ना। ये तो जीवन का परम सत्य है। आप जेई की जर्नी ले लीजिए, जेई में मैम क्या मायने रखता है, क्वालिटी या क्वांटिटी? बिल्कुल थोड़ा पीछे जाके रिकॉल करिए, राउल्स लॉ के केस नंबर 2 में डोरा मैम ने क्या बताया था। तो हमने कैसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों आया, क्योंकि बेटा हमने एक हमारे पास क्या था, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर घटा। हेलो माय केटाइन आर्मी, दिस इज शिल्पी कौशिक AKA योर डोरा मैम, जो आज एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सॉल्यूशंस चैप्टर का। अगर सॉल्यूशन से सवाल आता है तो 95% ऑफ द टाइम्स बेटा आज जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगी उस टॉपिक का क्वेश्चन होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन हॉफ फैक्टर। तो पूरा जो पोर्शन है इसको अच्छे से समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड। तो क्या क्या टॉपिक्स आज के सेशन में कवर होने वाले हैं, लेट मी टेल यू। तो देखो, हम पार्ट 1 सॉल्यूट सॉल्वेंट एक प्रेम कथा कर चुके हैं जिसमें हमने वेपर प्रेशर तक की बातें करी थी, हेनरीज लॉ, उनके एप्लीकेशन, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर। उसके बाद राउल्स बाबा की एंट्री हुई थी जब हमने राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स के बारे में बात किया था। आज बेटा जो सेशन है इसमें हम करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वैन हॉफ फैक्टर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन। ओके तो मैं बता देती हूँ, जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अगर आप जेई के ट्रू एस्पिरेंट हैं, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन होए जेई में, तो ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सच में बहुत बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि हम तो आपके लिए फ्री कोर्स भी बना चुके हैं भैया, बिल्कुल फ्री कोर्स है, आपको नजर आ रहा होगा। 0 रुपीज के अंदर हमने ऐसा कोर्स आपके लिए बना दिया जिसमें हम आपको सिर्फ एक यूट्यूब सीरीज की तरह नहीं पढ़ाते, हम क्लास के बाद असाइनमेंट देते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं, डीपीपी देते हैं, टेस्ट क्वेश्चंस देते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो इसीलिए बेटा आगे बढ़ने से पहले अगर डोरा मैम के साथ आप कमिटेड नहीं हुए हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो आपकी डोरा मैम आपके लिए ही है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता डोरा मैम यही है, आपके साथ हैं। तो डोरा मैम को आपको भी वादा करना पड़ेगा यस डोरा मैम आपके साथ कनेक्टेड है। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके अभी मुझे बात का श्योरिटी दे दे कि मैम हम आपके साथ हैं, आप बस आगे चीजें कराइए, वी आर विथ यू। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो समय गवाए बिना भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है मैम, ये बताइए हमें। तो ऐसा करते हैं, लाइट थोड़ी ज्यादा ही हो रही है तो इस लाइट को थोड़ा बंद कर दें क्या, ये मजा नहीं आया इसमें। देखते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अभी कैसा है? ये तो कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है, ऑन ही कर लेते हैं। चलो भैया ऑन करके ही सही था, अब तो ज्यादा अंधकार सा हो गया जीवन में। ठीक है, एक लाइट ऑन कर लिया, उससे ज्यादा येलो हो रहा है, इज इट फाइन? है ना, फाइन होगा, ठीक है। देखो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? वैसे तो जीवन में ऐसा कहा जाता है कि भैया क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, है ना। ये तो जीवन का परम सत्य है। आप जेई की जर्नी ले लीजिए, जेई में मैम क्या मायने रखता है, क्वालिटी या क्वांटिटी? बिल्कुल क्वालिटी मायने रखता है। आप 10 किताबें पढ़ रहे हैं, एक भी किताब अच्छे से नहीं पढ़ी, इससे जेई थोड़ी क्लियर होगा। एक किताब उठाइए, वही अगर 100% तरीके से पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आप 10 टीचर से पढ़ते हैं मगर किसी भी एक टीचर से अच्छे से नहीं पढ़ा, आप एक ही टीचर से अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए कितने एग्जाम्पल्स हैं बेटा, आप पूरे सिलेबस के पीछे भागिए ही मत, पूरा सिलेबस करके किसका जेई हुआ है? क्वालिटी वो चैप्टर्स छांट के करिए जो एनटीए के फेवरेट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो जीवन का परम सत्य है कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। मगर बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस बात को नहीं मानते। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये कहते हैं कि ऐसा है, हमारे लिए तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटिटी मैटर्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका नेचर क्या है। इनको नेचर से फर्क नहीं पड़ता कि भैया जिसके साथ जीवन बिताना है उसका नेचर कैसा है, नहीं नहीं, इसको नंबर से फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जो निर्भर करे, जो डिपेंड करते हैं, ना कि उनका नेचर क्या है, वही बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है।
हमारे जो सिलेबस के अंदर है ना, हमें क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। RLVP सबसे पहले, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा वन बाय वन हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यूज्ड क्या है वो निकालेंगे, उसके बाद हम वैन हॉफ फैक्टर पे जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद मैं एक आध सवाल करा दूंगी, मगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विदाउट वैन हॉफ फैक्टर के क्वेश्चंस सिलेबस में इतने नहीं पूछे जाते जितने विद वैन हॉफ फैक्टर पूछे जाते हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे, समझने के लिए एक आध सवाल लेके लास्ट में जब वैन हॉफ फैक्टर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे ज्यादा, ठीक है। तो ये अपना जो है आइडिया है। तो भाई क्या है अब मैम, सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, RLVP, नाम है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है बेटा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? अब आप ये सोचिए, देखो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब सामने आता है पिक्चर में, जब हमारे पास राउल्स लॉ का केस नंबर 2 होता है। थोड़ा पीछे जाके रिकॉल करिए, राउल्स लॉ के केस नंबर 2 में डोरा मैम ने क्या बताया था। देखिए एक ऐसा केस बेटा जब आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, सुनिएगा जरा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का आप एडिशन कर देते हैं एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या है बेटा, वो हमारा केस होता है RLVP का, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला है वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। आप थोड़ा राउल्स लॉ से रिलेट करिए। राउल्स बाबा ने हमें ये कहा था कि देखिए टोटल वेपर प्रेशर के लिए आप पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स का लेकर चलते हैं। तो मैंने कहा वॉलेटाइल सॉल्वेंट ए है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी है, तो यहाँ तो सॉल्यूट वेपर्स बनाएगा ही नहीं, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ए पे डिपेंड करेगा। टोटल वेपर प्रेशर को ही मैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिख सकती हूँ PS, है ना, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो किसके बराबर होगा बेटा, P0 A काय ए के बराबर होगा। P0 A काय ए के बराबर बिल्कुल होगा। क्या है P0 A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और काय ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन सोल्यूशन फेज। अब यहाँ पे देखिए टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या है, P0 A काय ए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरा वेपर प्रेशर में क्या चेंज आया, वो चेंज इन वेपर प्रेशर अगर लिखूं डेल्टा P, कौन सा चेंज मैम, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया वॉलेटाइल सॉल्वेंट में तो कुछ चेंज तो आया होगा वेपर प्रेशर में, है ना। वो क्या चेंज है, प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है उसमें से बेटा आप किसका वेपर प्रेशर घटाइएगा, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर ए में से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घटाइए, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करिए जरा, मैंने क्या किया, प्योर ए में से हमने क्या किया बेटा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सब्ट्रैक्ट किया, देख लीजिए साइड में हो रही हूं, ध्यान से नोट करिए, लिख लिया, यहां तक चीजें नोट कर ली है, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं बेटा, प्योर ए का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, P0 A काय ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना चेंज इन वेपर प्रेशर, P0 A को अगर हम कॉमन ले ले तो 1 माइनस काय ए। अब बेटा आप जानते हैं कि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर है, तो 1 में से अगर मैं सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को घटा दूं तो मेरे सामने क्या बनेगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। देखिए P0 A इंटू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जो क्या बन सकता है, डेल्टा P अपॉन P0 A किसके बराबर है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना, आपने डिराइव कर दिया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा P की वैल्यू रखिए P0 A माइनस PS अपॉन P0 A इज इक्वल टू काय B। ध्यान से देखिए, यही रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब थोड़ा कंफ्यूजन है डोरा मैम, ये नहीं समझ आया P0 A PS PA क्या है ये सब, सुनिए देखिए, मैंने कहा आपने क्या किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उससे वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों होता है मैं ये भी समझा देती हूँ बेटा, आप अगर देखिएगा ये प्योर सॉल्वेंट है,
सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। तो जब आप प्योर सॉल्वेंट, तो आराम से सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो धड़ धड़ करके वेपर्स बना रहे हैं, वेपर प्रेशर हाई है। जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इस लेयर के ऊपर कुछ आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, समझ रहे हो। जो टॉप लेयर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, उस टॉप लेयर जो है जिसमें पहले सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो सरफेस पे कुछ जगह हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स ने भी ले ली। तो ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल सरफेस पे आगे जो वेपर तो बना नहीं रहे, फालतू में जगह और ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर जो है वो तो घट जाएगा, क्योंकि सरफेस पे ऐसे पार्टिकल्स भी आ गए जो नॉन वॉलेटाइल है। तो ओवरऑल जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा राउल्स लॉ का सेकंड केस में ही मैंने आपको बताया था, टोटल वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ए और बी से निकलेगा। अब बी तो नॉन वॉलेटाइल है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर 0, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, किसमें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा टोटल वेपर प्रेशर को आप पीएस लिख लो, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, या फिर आप पीए ही लिख लो, पीए भी यूज कर सकते हो, यहीं पे डिफाइन कर लो। ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है तो उसमें पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कितना है, और ये क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा पी क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो किसके बराबर है, पी नॉट ए माइनस पी एस। अगर नई टर्म लग रही है तो आप पी ए से ही रिप्लेस कर दो इसको, ठीक है, पी ए से ही रिप्लेस कर दो। तो ये क्या किया हमने, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए का ए, पी नॉट ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी हम पी नॉट ए था ना अपने पास, तो यहाँ पे पी एस की जगह आप पी ए लिख लीजिए। पी ए एक ही एक्सप्रेशन में, मतलब पी एस नई टर्म नहीं लिखी मैंने। तो ये हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। ये जो आपको टर्म दिख रही है ना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यही रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है बेटा। देखिएगा जरा, देखिए यही जो आपने लिखा है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये पूरी टर्म को ऑल टुगेदर कहा जाता है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि देखो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिपेंड कर रहा है अमाउंट के ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यस, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे ही बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, और मैं सिर्फ अगर न्यूमरेटर की बात करूं तो इसे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ना बोल के इसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बुलाया जाएगा, इसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ रहे हो, ये पूरा ऑल टुगेदर कॉलिगेटिव है, सिर्फ न्यूमरेटर नहीं है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूट के मोल्स। बेटा अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इफ यू आर हैविंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केसेस में आपका क्या होता है, देखिए RLVP का जो टर्म है वो कैसे बन जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो है जहां पे सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है सॉल्वेंट के मुकाबले, तो डिनोमिनेटर का टर्म थोड़ा सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा। तो अगर सवाल में दे रखा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डिनोमिनेटर में आप सॉल्यूट के मोल्स खुद से ही हटा सकते हैं। तो ये जो सीन होता है हमारा, दिस इज RLVP, ठीक है। तो हमने कैसे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों आया, क्योंकि बेटा हमने एक हमारे पास क्या था, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो वेपर प्रेशर घटा। फिर से बता रही हूँ, पी नॉट ए क्या है, प्योर ए का वेपर प्रेशर, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, पी नॉट ए प्योर ए का वेपर प्रेशर, काई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। इसी को मैंने बताया, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए तो डिनोमिनेटर में आप NB को हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने आते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, कॉलिगेटिव के साथ साथ ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, जैसे मैंने कहा वैन हॉफ फैक्टर करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से।
ये क्वेश्चन कहता है व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर, कितना मास ग्लूकोज का डिसॉल्व करें 100 ग्राम पानी में टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.2 mmHg, अज्यूम द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज बीइंग फॉर्म। तो खुद ही दे दिया, हम एक बार लिख लेते हैं प्योर ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू प्योर ए, ये किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट है तो मैंने डिनोमिनेटर में एन भी हटा दिया। कितना मास ग्लूकोज का डिसॉल्व करें 100 ग्राम पानी में कि लोअर हो जाए वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 0.20 दिया है, और बेटा वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 54.2 mmHg दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे लिखेंगे, 100 ग्राम पानी है, मास को डिवाइड करिए मोलर मास से, तो यहां से आपको सॉल्यूट का मास निकालना है। देखिए क्या मुश्किल है ये टर्म निकालनी, क्या मुश्किल है क्या बेटा ये टर्म निकालनी। 18/100 और मास नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलर मास हमने लिख लिया है, तो यहां से हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, 3.69 ग्राम ही है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगी, 3.69 ग्राम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया था, 2023 में पूछा हुआ है, हमारे तत्व का सवाल भी है ये, ठीक है, ये यार आंसर। ओके तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर में ज्यादा सवाल वैन हॉफ फैक्टर वाले आते हैं, आगे करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज कर लो। चलिए आगे चलते हैं बेटा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने अभी देखा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ओवरऑल वेपर प्रेशर कम होता है ना, और आपको मैंने पढ़ाया पिछली क्लास में वेपर प्रेशर बेटा बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, मतलब एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। अच्छा तो अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, पहले तो ये डिफाइन करिए, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल करता है, आप ऐसे डिफाइन किया करते थे, मगर नहीं, वो अधूरी बात है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, मैंने कहा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है ये 1 atm, है ना, हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हमने टेम्परेचर लिया है, तो ग्राफ इज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए बेटा क्या होता है, आप देखिएगा जरा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब लिक्विड, ये रहा सॉल्वेंट, हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया इस पॉइंट के ऊपर, और ये टेम्परेचर क्या है, TB नॉट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, है ना। ये क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब आगे आप देखिए बेटा, अब सॉल्यूशन की लाइन नीचे, सॉल्यूशन की लाइन नीचे क्यों है, देखो वेपर प्रेशर का ग्राफ है टेम्परेचर के वर्सेस, सॉल्वेंट की लाइन ऊपर वाली है, सॉल्यूशन की लाइन नीचे वाली है। ये ऑब्वियस है समझना कि जो सॉल्वेंट है बेटा वो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो घट गया, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की लाइन नीचे ही आएगी हमेशा सॉल्वेंट के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हुआ, वो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB, तो यहाँ पे TB क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंस देख रहे हो, देखो TB में से अगर हम TB नॉट को बेटा घटा दें, तो ये जो डिफरेंस होता है यही क्या होता है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB, जो कैसे निकलता है, TB यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा करके, तो डेल्टा TB क्या है, TB माइनस TB नॉट, दिस इज द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन हुआ क्यों है आप ये भी समझ गए हैं, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल बढ़ा है, और वो चेंज हमें ग्राफ से नजर भी आता है, ठीक है बेटा। जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमने ये पाया, ये जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, मतलब वैसे तो ठीक है आप लिख लो, है ना, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम कांस्टेंट लेकर आते हैं KB, तो KB इंटू मोलालिटी, KB क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर
और भी नाम होते हैं। अब और क्या नाम होते हैं? बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है? बी से बॉइलिंग पॉइंट, बी से बिलियोस्कोपिक, याद रखना, वैसे स्पेलिंग ई से शुरू होती है उसकी, ठीक है। बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एम क्या है? मोलालिटी है सोल्यूशन का, एम इज द मोलालिटी। अगर आप भूल चुके हो, सेशन नंबर 1 में कराया था मोलालिटी रिवाइज, मैं फिर से बताती हूँ। मोलालिटी होता है सॉल्यूट के मोल्स टू द केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, ये मोलालिटी है। तो कुल मिला के ये कहानी चलती है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में, कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वी हैव सीन दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। वही जो चेंज है, एलिवेशन आए बॉइलिंग पॉइंट में, वही एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ये प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। यहाँ से कॉन्स्टेंट हम लगाते हैं केबी, ठीक है। इस केबी की और डिटेल्स बताती हूँ, और केबी हर सॉल्वेंट का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, डेटा ही देख लो। यूनिट ऑफ केबी हम आराम से निकाल सकते हैं बेटा। केबी की यूनिट निकालनी है कैसे? डेल्टा टीबी डिवाइड करो मोलालिटी से। डेल्टा टीबी अगर केल्विन में है, मोलालिटी क्या है? मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, यूनिट कोई चक्कर नहीं है। पानी के लिए वैल्यू याद रख सकते हो, 0.52 होती है। और जो डेल्टा टीबी है, मैंने कहा इस केबी को क्या बुलाते हो? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। पेपर में कोई भी टर्म से रेफर किया जा सकता है, सॉरी, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन जो यहाँ बनता है, जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है बेटा, वो होता है कि केबी की वैल्यू अलग सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालेंगे। अगर सॉल्वेंट चेंज कर दिया जाए तो आप केबी की वैल्यू कैसे निकालते हो? तो एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए बेटा, अगर सॉल्वेंट बदल दिया तो केबी की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो निकालने का तरीका है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। m1 क्या है? सॉल्वेंट का मोलर मास, मल्टीप्लाई करिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये बेटा पूरा केबी निकालने का सीन बनता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, उसका स्क्वायर करिए प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, डिवाइड करिए किससे? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से, एंड 1000 ये आपको रखना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा आपका सीन बनता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं इसका एक क्वेश्चन जरूर कराना चाहूंगी, मगर ये सवाल में थोड़ा वैन हॉफ फैक्टर का इंट्रोडक्शन है, तो अभी कर लीजिए एक बार सवाल, आगे तो अलग से हम पढ़ेंगे वैन हॉफ फैक्टर को। देखिए क्वेश्चन कहता है बेटा कि 1.24 ग्राम है हमारे पास AX2, जिसका मोलर मास 124 ग्राम पर मोल है। इसको डिसॉल्व कर दिया 1 किलो पानी में, और हमने एक सोल्यूशन बनाया विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.015 डिग्री सेल्सियस, जबकि 25.4 ग्राम AY2 जो है उसको 2 किलो पानी में लिया और ये सोल्यूशन बनाया, ठीक है। कहते कौन सी बात सही है? अब क्वेश्चन देखकर अजीब सा लगेगा ऑप्शंस स्टेटमेंट की मैम कंप्लीटली आयोनाइज है, कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आइडिया दे देती हूँ, हालांकि आगे आना है टॉपिक अभी। देखिए बेटा, एक टर्म होता है वैन हॉफ फैक्टर, जो करेक्शन फैक्टर होता है। बेसिकली क्या करेक्शन फैक्टर होता है? कभी कभी कुछ सॉल्यूट क्या करते हैं, सॉल्वेंट में जाके टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं, एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ डेल्टा टीबी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ही डेटा दिया गया है, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा KB इंटू एम, वहां पे बस एक टर्म I और आगे लगा दो, वैन हॉफ फैक्टर होता है ये। तो मैं एक काम करती हूँ, डेटा को यूज करके ना I की वैल्यू निकाल लेती हूँ दोनों केसेस से। I की वैल्यू देखिए, 1.24 ग्राम ऑफ AX2 को डिसॉल्व किया तो मोलालिटी देखिए मोलालिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द केजी मास सॉल्वेंट। कितना मोल सोल्यूट का है? मास दे रखा है 1.24, मोलर मास है 124, और सॉल्वेंट का मास बेटा 1 किलो ही दिया गया है। तो यहाँ से आपको मोलालिटी मिल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, उस मोलालिटी को रख सकते हो, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100.015 है, तो डेल्टा टीबी क्या है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.015 डिग्री सेल्सियस में से अगर हम घटा दें 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, पानी का, डिवाइडेड बाय जो केबी है वाटर का 0.52 है, और मोलालिटी के लिए 1.24 अपॉन 124 आपने कर ही दिया है, ठीक है, 0.01। तो लिख ही लेते हैं।
0.01, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ऊपर 100 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 0.015 बचेगा। केल्विन में ही ले लिया 0.015, मतलब टेम्परेचर चेंज हर यूनिट में सेम ही रहेगा, यहाँ यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, तो आपको वैन हॉफ फैक्टर मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए दूसरे एक्सपेरिमेंट का डेटा भी हमें दे रखा है, हम वो भी रख लेते हैं। हमें उसमें बोला गया है ऐसे ही डेल्टा टी भी है अपने पास 0.0260 केल्विन डिवाइडेड बाय के बी तो सेम रहेगा 0.52, ठीक है। और जो हमारे पास बेटा मोलालिटी है वो कितना आएगा, देखिए सल्यूट का मास दिया गया है 25.4 और मोलर मास है 250, ठीक है 250, और यहाँ 2 kg दिया गया है 2 kg। तो यहाँ से हम इसका वैन हॉफ फैक्टर निकालेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, साइड में हो रही हूँ, एक बार चेक कर लो। वैन हॉफ फैक्टर निकाल सॉरी वैन हॉफ फैक्टर निकाला है, ओके। तो ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करेगा, ये अराउंड 2.88 आएगा, जो सिंप्लीफाई होके 3 हम अप्रॉक्स इसको ले लेंगे और यहाँ पे बेटा 1 आएगा। तो वैन हॉफ फैक्टर एक में आपको 3 मिला है और एक में 1 मिला है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब वैन हॉफ फैक्टर देखो AX2 टाइप का सॉलिड था आपके पास, AX2 टाइप का आपने कंपाउंड लिया था। अब ये आप अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, A2 प्लस 2 मोल ऑफ X माइनस, तो कितने आयोन्स इसने प्रोवाइड किए, 3। और वैन हॉफ फैक्टर भी देखिए किसके बराबर आया, 3 के बराबर। तो मतलब जो AX2 है ये फुली आयोनाइज हो चुका होगा, पूरा टूट चुका होगा, ठीक है। यही चीज अगर मैं दूसरे केस के लिए बात करूं AY2, तो AY2 भी बेटा A2 प्लस और 2 मोल Y माइनस, मतलब 3 आयोन्स में मिलता, मगर हमें वैन हॉफ फैक्टर कितना मिला, 1 मिला, तो मतलब ये पूरा ही अनआयोनाइज्ड है। तो आंसर बनता AX2 फुली आयोनाइज्ड है जबकि AY2 कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड है। अगर हल्का फुल्का कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लेना, वैन हॉफ फैक्टर पढ़ेंगे आगे और अच्छे से आप ये एसोसिएशन डिसोसिएशन समझोगे। ये क्वेश्चन था तो आप बस इसमें ये देख लेना कि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज समझ जाओ, ठीक है, बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो आपको एक चीज देखने में मिलेगी कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा वो डिप्रेस हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में आया था एलिवेशन, मगर फ्रीजिंग पॉइंट में आता है डिप्रेशन। अब आप ग्राफ देखिए, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, वही देखिए सॉल्वेंट की लाइन ऊपर है और सॉल्यूशन की लाइन नीचे है, ठीक है, सॉल्वेंट की ऊपर है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब फ्रीजिंग पॉइंट अचीव होता है। तो जब देखिए सॉलिड सॉल्वेंट, देखो जब मेरा सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में आ जाए लिक्विड सॉल्वेंट के साथ, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। जैसे देखिए ये फ्रोजन सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट, तो ये सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन और ये लिक्विड सॉल्वेंट है, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पॉइंट के ऊपर आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो TF0 दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप ध्यान से नीचे देखें, नीचे वाली सॉल्यूशन की लाइन है, तो जब बेटा आपका सॉल्यूशन वाला सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन आपस में इक्विलिब्रियम में आ रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन अगर इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो ये वाली जो लाइन है बेटा ये प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की नहीं है, ये सॉल्यूशन की है। तो TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाली ग्राफ को आप ऐसे पढ़ेंगे, देखो ऊपर वाली जो लाइन है वो सॉल्वेंट की है, प्योर सॉल्वेंट, नीचे वाली सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट का वेव प्रेशर वही हाई है, वो वाला केस, ठीक है। जब सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो उस समय जो टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बेटा डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट में, देखो ना सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है कम और सॉल्वेंट का ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल हम ग्राफ से ही समझ सकते हैं कि शिल्पी मैम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ है, और कैसे निकाला जाएगा, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दीजिए, ये तरीका है। यहाँ भी बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके जो कांस्टेंट आता है यहाँ KF आता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट उसे बुलाते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट
या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हम उसे बुलाते हैं। तो डेल्टा टीएफ क्या है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो ये अपने पास जो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से बनता है डेल्टा टीएफ। अब जैसे मैंने पीछे केएफ के बारे, केबी के बारे में बताया था कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, यहाँ बेटा ये भी केएफ भी आई एम सॉरी, थोड़ा सा ना कोल्ड, अभी खांसी ठीक नहीं हुआ है, गिव मी अ सेकेंड। तो जैसे मैंने कहा था बेटा कि वहां पर आपका जो केएफ केबी था सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे केएफ करेगा, ठीक है। उसी तरीके से निकालेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस यहाँ पे चेंज ये है कि वहां एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन था या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। तो देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू आपका m क्या है, मोलर मास सॉल्वेंट, टी स्क्वायर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टेटमेंट 1 कहते हैं सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज एडेड टू द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। एग्जैक्टली, अगर आप NaCl की बात करें तो NaCl नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड कर दिया अगर आइसक्रीम बॉक्स में, है ना, तो NaCl को हमने ऐड किया है, तो उससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा। तो नॉर्मली अब पानी है, जैसे वाटर बेस्ड है ना आइसक्रीम, तो पानी आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे यू नो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का। अगर आप और डिप्रेस कर दें इस फ्रीजिंग पॉइंट को, तो क्या वो पिघलेगा जल्दी, बर्फ नहीं पिघलेगा, और लेट से पिघलेगा, है ना। तो मेल्टिंग आइसक्रीम की डिले हो जाएगी क्योंकि डिप्रेशन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। ये कहता है ऑन एडिशन ऑफ नमक देयर इज अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, यही रीजन है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बेटा ट्रू हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। अरे इक्लवेट एस सीरीज के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो इस बार कैसे इक्लवेट एस सीरीज में पढ़ा रहे हैं, इतना प्यार बच्चों की तरफ से मिल रहा है कि मैम इक्लवेट एस सीरीज लेना था, कुछ बताइए, अब तो बंद कर दिया आपने। तो बेटा ऐसा है कि आपने इतना प्यार दिया इक्लवेट एस सीरीज को कि हम ऑलरेडी इतने ओवरवेल्म्ड है, क्योंकि जो भी फीचर्स हमने बनाए वी वर लिटरली, इतना भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पसंद करोगे, हमें था कि हाँ कॉन्फिडेंट है। पिछली बार तो बहुत बच्चों ने सपोर्ट किया था, इस बार हमने और फीचर्स डाल दिए, थ्योरी भी पढ़ानी शुरू कर दी। इस बार हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं हर हाई वेटेज टॉपिक के टेस्ट की, फिर सॉरी असाइनमेंट दे रहे हैं, उसके बाद बेटा HWT का टेस्ट होगा आपको जो देना है। फिर अगर उसमें भी दिक्कत आए तो वीडियो सोल्यूशन है आपके पास, तो आप चेकआउट इसको कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आप ऑस्मोसिस एक फिनोमिना है उसको समझिए, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये बीच में मैंने कंटेनर में ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है, और इधर मैं प्योर सॉल्वेंट ले लेती हूँ, और इधर बेटा मैं सॉल्यूशन, मान लो मैंने सेलाइन सॉल्यूशन ले लिया, मतलब सॉल्यूशन ले लिया है, नमक पानी ले लिया, नमक का पानी, और इधर मतलब सॉल्ट वाटर और इधर प्योर वाटर है। तो होता क्या है ऑस्मोसिस से, आप देखोगे कि पार्टिकल्स का फ्लो होने लग जाता है, कहां से, जैसे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में। वो क्यों होता है, प्योर सॉल्वेंट में अगर आप देखो तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, मैं बोल सकती हूँ दिस हैज लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस हैज बेटा हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अरे ये तो सॉल्वेंट है ना पूरा, तो प्योर सॉल्वेंट साइड तो सॉल्यूट है ही नहीं, तो जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स आप देखोगे ना, जो फ्लो होने लग जाता है कहाँ से, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसी फिनोमिना को बेटा ऑस्मोसिस बुलाया जाता है। तो द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड, या फिर आप ऐसे बोलो हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसी फिनोमिना को ऑस्मोसिस बुलाते हैं। अब वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसा मेम्ब्रेन होता है बेटा बीच में
नहीं नहीं, तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है? कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, और इसके थ्रू ना बड़े पार्टिकल्स नहीं मूव कर सकते, छोटे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो आप सोचिए फ्लो सॉल्वेंट से इधर की साइड क्यों हो रहा है क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अगर आप कंपेयर करोगे तो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज छोटा है, तो छोटे पार्टिकल्स को पास थ्रू करने देता है। वही लिखा देखो, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जैसे पानी कैन पास थ्रू दीज पोर्स, बट पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इज हिंडर्ड, जो बिगर सॉल्यूट है। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स आपके नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो पिग का जो ब्लैडर होता है या पार्चमेंट, वो क्या होता है, एक नेचुरल मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिंथेटिक में सेलोफेन एक कॉमनली नोन हमारा एग्जांपल है। तो आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूट बड़ा है, सॉल्वेंट छोटा है, तो सॉल्वेंट पास थ्रू कर गया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बुलाते हैं। इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। या ये कहें कि और अच्छे से डिफाइन करें, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। अब आप कहोगे मैम लो से हाई कहां जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां लिख लो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। प्योर वाटर है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हमारा सेलाइन वाटर है, तो ये जो फ्लो आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यही ऑस्मोसिस है। अच्छा, कब तक मैम ये फ्लो होता रहेगा, कब तक ये वाटर जो है प्योर वाटर से इस साइड जाता रहेगा, तब तक बेटा इक्विलिब्रियम जब तक अटेन ना हो जाए, है ना, तब तक। तो फ्लो इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होता है इक्विलिब्रियम पे, सॉल्यूशन साइड, है ना, जो देखो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप यहाँ पे लगाओ सॉल्यूशन साइड, जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो रुक जाए, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट आना बंद करते बस, है ना, उतना प्रेशर जो आप लगाते हो जो स्टॉप कर दे ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। समझ गए, देखिए, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम ऑन सॉल्यूशन साइड दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बुलाते हैं। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर से भी, तो ओवरऑल पाई सी और टी के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के यहाँ हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पिक्चर में लाते हैं, CRT। कॉन्सेंट्रेशन है सी सॉल्यूशन का, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। इसी में अब हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, बोलिए देखिए ना। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो आपको पता है ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको यूज करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मास, मोलर मास पता करने के लिए। देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए आप इसको यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए आप कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा, देखिए ओके, दिस मेथड हैज एडवांटेज, देखो प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, उसका दिक्कत नहीं है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सिग्निफिकेंटली हायर होता है, ओके।
कुछ टर्म्स, और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के आसपास पूछ लेता है, तो पढ़ना है, और ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो देखिए 3 टर्म्स है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब दो सॉल्यूशंस का अगर बेटा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो तब हम कहते हैं ऑस्मोसिस होगा ही नहीं उनके बीच में, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं प्रेशर का, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लो होगा ही नहीं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर वहां सेम है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप देखो फ्लूइड जो हमारे ब्लड सेल में होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl है, तो अगर आप इसको है ना ऐसे सॉल्यूशन में ही डिप कर देंगे तो वहां पे ना तो रेड ब्लड सेल का श्रिंकिंग होगा बेटा, ना स्वेलिंग होगा, तो ये सेफ होता है इंजेक्ट करना। ठीक है, कितने परसेंट का सॉल्यूशन? 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि दैट इज इक्वल टू द फ्लूइड इन द ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो इस का इंजेक्शन अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो उससे ना तो रेड ब्लड सेल्स का श्रिंकिंग होता है ना स्वेलिंग होता है, तो इट इज सेफ टू इंजेक्ट। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का केस हो गया कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। दूसरा केस देखिए हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर बेटा पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे से, तो सॉल्यूशन 1 जिसका ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका कम है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। कभी भी अगर आप रेड ब्लड सेल्स आपने लिए, ब्लड सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर डालोगे तो वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, क्योंकि ऑस्मोसिस के हिसाब से जो फ्लो है वो कहाँ होगा, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में। तो हाई सॉल्यूट कहाँ पे है, इधर रेड ब्लड सेल के अंदर है, तो इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखते हो तो पानी क्या होता है, सेल के अंदर जाना शुरू करता है, तो वाटर फ्लोज इनटू द सेल। अगर ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो सेल स्वेल हो जाता है। ठीक है, सेल स्वेल हो जाता है। यही चीज अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, तो अगर बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो ऑस्मोसिस में वही है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ पार्टिकल ने मूव करना है। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक है, लो सॉल्यूट अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो अंदर से बाहर गया है वाटर, तो इसका मतलब ऐसे केस में हमारा जो सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इवन जेई के अंदर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस RO जिसे बोलते हैं, जैसे जो घर पे आपका RO है वो इसी के ऊपर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के फंडा से। अगर बेटा आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का एक्सटर्नल प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन साइड में अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा मतलब सॉरी मैं उल्टा लिखना चाहती हूँ, फिर प्रेशर लार्जर, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं सॉल्यूशन साइड, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाती है। तो आपने क्या किया है, ऐसा प्रेशर लगा दिया एक्सटर्नल जो कि ज्यादा है, किससे, जैसे देखो एक तरफ फ्रेश वाटर है, एक तरफ हमारा सी वाटर है, तो सी वाटर साइड जो सॉल्यूशन साइड है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दूं तो ऐसे में उल्टी गंगा बहने लगती है, मतलब अब पार्टिकल्स का फ्लो देखो हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ होएगा। तो इसे वाटर प्योरिफिकेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर में हम यूज करते हैं। प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज क्वाइट हाई, काफी अच्छा खासा आपको प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, चलिए तो ये तो चारों आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, मगर ये खत्म नहीं होता यहाँ पे और ना ही ये कंप्लीट होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अब हमें डिस्कस करना है, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास। इसका क्या मतलब है शिल्पी मैम, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास? बेटा इसका मतलब ये है, आप देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सॉल्यूट आपके पास होते हैं, जैसे मैंने कहा NaCl है, NaCl को अगर आप वाटर के अंदर डाल देते हो तो पानी में जा करके ये टूट जाता है। आपने सोचा था ये कितना है, 1 है, मगर ये तो टूट गया 2 के अंदर।
तो नंबर तो चेंज हो गया, और अगर नंबर चेंज हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो ये होता है, अगर ऐसा नहीं होता हमेशा टूटता है, हो सकता है जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मोल ए है, आगे हम एग्जाम्पल भी लेंगे, एसिटिक एसिड है, बेंजीन में डाल दो, डाइमराइज कर जाएगी। तो ये क्या करेगा, 2 मोल ऑफ ए मिलकर के A2 बन गया है, इसने एसोसिएट कर लिया। तो पहले कितना नंबर था 2, अब कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। तो भैया ये नंबर की जो गड़बड़ी है, तो कुछ सॉल्यूट क्या करते हैं, सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट या डिसोसिएट करते हैं, और ऐसे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर बदल गया तो यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल गई। इसी करेक्शन फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं आई के साथ, वैन हॉफ फैक्टर। मैम अगर टूटेगा जुड़ेगा नहीं तो सॉल्यूट तो कोई बात नहीं, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके पास, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बेटा क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, इथेनॉल एटसेट्रा, इनके केसेस में वैन हॉफ फैक्टर सेम रहता है 1, मतलब ना ये टूटेंगे ना ये जुड़ेंगे, तो वैन हॉफ फैक्टर स्टेज 1। बाकी जैसे KCl है जाके टूट गया, तो ऐसे केस में डिसोसिएट में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। आप खुद ही देखिए कितना था, 1 से कितना हो गया 2, तो यहाँ पे जब डिसोसिएशन होता है तो वैन हॉफ फैक्टर 1 से बड़ा होता है, एसोसिएशन में 1 से कम होता है, ठीक है, तो मतलब वैल्यू कम हो जाती है। अब हम दोनों केसेस को एक बार समझेंगे, जैसे मैं आपको डाइमराइजेशन का भी बता रही थी। एसिटिक एसिड को अगर आप बेटा ले लेते हो बेंजीन के अंदर, पानी में तो ये टूटता है, मगर आप बेंजीन में लोगे तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है, यहाँ पे इस एसिटिक एसिड के ऑक्सीजन, इसके H और इसके O और H के बीच में H बॉन्डिंग दिख रही है आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका जो मास है वो डबल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड जो है वो डाइमराइज करेंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे देखिए क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। किसमें, जब कभी एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन में उल्टा होता है। एक्सपेरिमेंट, वहां मैंने क्या लिखवाया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ज्यादा होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जबकि एसोसिएशन में कम हो जाती है, क्योंकि क्या हो चुका है, एसोसिएशन हो चुका है। तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वाला केस हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पिक्चर आता है तो वैन हॉफ फैक्टर का। अब मोलर मास भी एबनॉर्मल हो गया, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड का एक्सपेक्ट किया था मान लो 60, है ना, तो आपने कहा बेंजीन में तो मैम ये डबल हो गया। मैम हमने तो कहा था, देखिए ना, एसिटिक एसिड CH3COOH है, 2 कार्बन 24, 4 हाइड्रोजन 4 है ना, और 2 ऑक्सीजन 32 है। तो मैम हमने तो 60 ले गया था, मान के चला था कि 60 ही होना चाहिए, बेंजीन में डबल कैसे हो गया, तो एबनॉर्मल मोलर मास आ गया है। इसी एबनॉर्मल मोलर मास को जो चेंज होता है, इसी करेक्शन फैक्टर को हम वैन हॉफ फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैन हॉफ फैक्टर को देने के बेटा फॉर्मूले लिखने के कई तरीके हैं। देखिए सबसे पहले वैन हॉफ फैक्टर एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल या एबनॉर्मल जो वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसको डिवाइड करिए थ्योरेटिकल वैल्यू से, या फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करिए थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल से। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मास का ना इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसे कैसे मैम, जैसे आप सोच कर देखिए, मैंने आपको यहां बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई, अगर 1 से अगर 2 बन गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल, टूटने से मास तो कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा लेट्स से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मास घट रहा है। यहाँ पे देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 से 1 कम हो गई, मगर मास तो डबल हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जब आप मास का रिलेशन पढ़ते हो ना, इनवर्स होता है। ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला में देखो ऊपर एक्सपेक्टेड या आपका थ्योरेटिकल वैल्यू अगर आप देखोगे वो नीचे था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऊपर था। तो वैन हॉफ फैक्टर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा तरीका, मास अगर लिखना है तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल को रिवर्स कर दो, मतलब मैम जैसे थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल, रिवर्स क्यों किया समझ गए ना, दोनों वैसे ही उल्टे रिलेटेड होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मोलर मास के। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो मैंने कहा बढ़ जाती है वैल्यू, तो I ग्रेटर देन 1 होता है, एसोसिएशन में लेस देन 1 होता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ जो आप वैन हॉफ फैक्टर के लिए पढ़ते हो। देखिए टोटल मोल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स
टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, total number of moles before डिसोसिएशन एसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने मोल्स है डिवाइड कर दीजिए बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितने मोल्स थे। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे, अच्छा नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। क्या होता है ना, केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी चीज़ें होती है, ज़्यादा लिखने की चीज़ें होती हैं, तो आपको हर सेशन का पीडीएफ बेटा क्लास आते ही मिल जाता है, आपके कोर्स के अंदर पीडीएफ आ जाता है और आप टेलीग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो लिखने गए तो इस वक्त फुली फ्लेज्ड नोट्स तो नहीं बना पाओगे, तो आप ये जरूर करना कि जो पीडीएफ है इससे एक बार डाउनलोड करके रख लेना। बाकी मैं बता देती हूँ, इसी चैनल पे मैंने हैंड रिटन नोट्स बाय डोरा मैम एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें 60 मिनट्स के अंदर मैं आपको चैप्टर को अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊंगी और वो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी फ्री, हाँ फ्री। तो इसीलिए बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना कि शिल्पी मैम का जब भी वो हैंड रिटन नोट्स का सेशन आए, एक्चुअली वो सेशन आ ही जाएगा आज या कल में, जब आप वीडियो देख रहे होगे तो चैनल पे जाके एक बार देख लेना या सर्च कर लेना सिंपल यूट्यूब पे कि हैंड रिटन नोट्स बाय डोरा मैम, ठीक है, आपको ऊपर ही वो जो है मिल जाएगा सेशन, या शिल्पी मैम, हैंड रिटन नोट्स शिल्पी मैम लिख लेना, ठीक है, तो आपको सेशन मिल जाएंगे। तो उसका 60 मिनट से चैप्टर पूरा पूरा अपना रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो ये तरीका ज्यादा यूज करते हैं। आइए जरा हम निकाल के भी देख लेते हैं, हम एक डिसोसिएशन का केस ले लेते हैं, एक एसोसिएशन का केस, ताकि आपको फॉर्मूला थोड़ा बनाने में इजी हो। देखो मैंने कहा बेटा AN जो है ये जाके टूट चुका है, ठीक है, किसके लिए मैं ले रही हूँ, डिसोसिएशन के ले रही हूँ। 1 मोल सॉल्यूट है, डिसॉल्व किया गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो सॉल्यूट था ये जाके डिसोसिएट हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। मैंने मान लिया बेटा इनिशियल मोल्स इसके कितने हैं, 1 है। अब ये टूटा नहीं होगा इनिशियली, कब, जब टाइम t = 0 है, तो ये अभी नहीं टूटा। टाइम t पे या फाइनल मोल्स जो है इसमें से मान लो ये अल्फा टूटा, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके 1 मोल से ये n मोल बनता है, तो अल्फा टूटने से ये n अल्फा बनेगा, सही बात है। वैन हॉफ फैक्टर क्या था, देखो टोटल मोल्स बिफोर या आफ्टर डिसोसिएशन वो नीचे है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन ऊपर है, तो टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन कितना है बेटा, 1 है। देखो जब डिसोसिएट नहीं हुआ था तो 1 मोल था, जब डिसोसिएट हो गया तो इतने मोल्स हैं, तो आई कितना है 1 प्लस एन कॉमन ले लूं, है ना, 1 प्लस सॉरी अल्फा मैंने एन कॉमन ले लिया गलती से, 1 प्लस अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं तो n-1, तो 1 प्लस अल्फा n-1 या 1 प्लस n-1 अल्फा। अब आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो कि i इज ग्रेटर देन 1, तो ये कौन सा केस है बेटा, डिसोसिएशन का। तो जब आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो वैन हॉफ फैक्टर देखिए 1 से बड़ा है और फॉर्मूला क्या है, i = 1 प्लस n-1 अल्फा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि डोरा मैम एक बात बताइए, यहाँ पे n की क्या वैल्यू है मैम, हमें कैसे पता चलेगा n क्या है। बेटा n होता है कि ये कितने पार्टिकल्स में टूटा है। जैसे आप NaCl को तोड़ रहे हैं, NaCl को आपने तोड़ा, सोडियम आयन क्लोराइड है ना, 2 आयन्स में टूटा तो N2 है। अगर आप जैसे AlCl3 लिया है आपने, एल्यूमिनियम आयन 3 मोल क्लोराइड, N की वैल्यू 4 है। MgCl2 आपने तोड़ा, मैग्नीशियम आयन 2 मोल क्लोराइड, N की वैल्यू 3 है, तो कितने आयन्स में वो टूट रहा है वो आपका N का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये तो डिसोसिएशन का केस है, और डिसोसिएशन में अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये देखिए ये बन चुका है, तो अपन समराइज कर सकते हैं कि I क्या है 1 प्लस n-1 अल्फा। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसमें, अच्छा हाँ ये चीज मैंने बताई नहीं, यहाँ लिख लीजिए बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वैन हॉफ फैक्टर और n बराबर होता है, मतलब जितनी पूरा पूरा टूट जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो n और I की वैल्यू सेम ही होती है। NaCl2 बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 मतलब 1 बेरियम और 2 हाइड्रोक्साइड में टूटेगा, तो n की वैल्यू 3, तो वैन हॉफ फैक्टर भी 3 है ना। ये देखिए K4FeCN6
तो कैसे टूटेगा, 4 मोल ये अलग, 4 मोल पोटेशियम आयॉन्स प्लस FeCN6 4 माइनस, तो 4 + 1 बेटा 5 आयॉन्स, तो N की वैल्यू 5। अब अगर मैं इन सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मानूं तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में I और N की वैल्यू सेम ही है। NaCl 2 आयॉन्स में टूटता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड तोड़ लो, तो कितना है 3 है N, तो I भी कितना होगा 3 होगा, समझ गए। तो ये आपका डिसोसिएशन वाला केस है। अब एसोसिएशन का केस देखते हैं। देखिए एक सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डाला तो N मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, तो ये टूट करके AN में जा चुका है, मतलब टूट करके बोला मैंने, जुड़ करके बोलना था। एसोसिएट N मोल्स ऑफ A थे तो आपस में जुड़ के AN में बन चुका है। देखो एसोसिएट हो चुका है N मोल से 1 बन चुका है। तो इनिशियली मैंने बोला इसका 1 मोल है, ये भी नहीं बना, तो टाइम टी पे मैंने कहा 1 में से अगर एसोसिएशन अल्फा अमाउंट एसोसिएट हो गई तो देखो इसके बेटा N मोल से 1 मोल बनता है। देखो A के N मोल से 1 मोल ये बनता है, तो अल्फा से कितना बनेगा बताओ। देखो N मोल A इज गिविंग यू 1 मोल AN, तो अल्फा मोल A कितना देगा 1/N इंटू अल्फा, होगा क्या बोलो, मतलब मैम अल्फा बाय N होना चाहिए, यही तो। देखो मैंने क्या कहा, सुनो कंफ्यूजन होता है तो साइड में लिख लिया करो। देखो N मोल्स ऑफ A इज गिविंग 1 मोल AN, सही बात है। तो अल्फा मोल्स ऑफ A विल गिव 1/N इंटू अल्फा मोल AN, लिख सकते हो ऐसे, मतलब अल्फा बाय N है ना, ये बनेगा अल्फा बाय N, ठीक है। वैन डर फैक्टर कैसे लिखेंगे, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N अपॉन बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन कितना है 1 मोल है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन लिया 1/N माइनस 1, तो ये क्या है, ये क्या है आपका एसोसिएशन के लिए वैन डर फैक्टर कैसे निकलता है, 1 प्लस अल्फा कॉमन 1/N माइनस 1, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एसोसिएशन के लिए अल्फा इज लेस देन 1, दिस इज एसोसिएशन। अब यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, कितने A के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं, कितने A के यूनिट्स आपस में जुड़े हैं, वो आपका N का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर दिया नहीं गया कभी सवाल में कितना एसोसिएशन हुआ है मान लीजिए, तो बाय डिफॉल्ट आप N को मिनिमम 2 पार्टिकल्स तो एसोसिएट होंगे, तो 2 ले लीजिएगा अगर मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो एसोसिएशन है I इज मतलब वैन डर फैक्टर यहाँ पे क्या है बेटा 1 से कम है, तो ये एसोसिएशन का केस आपका बन गया। तो फाइनली वी कैन से दैट एसोसिएशन के सारे पॉइंट्स, डाइमराइजेशन में N 2 है, ट्राइमराइजेशन में 3 है, टेट्रा में 4 है, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम एग्जाम्पल एसोसिएशन के देख चुके हैं। तो ये अपना पूरा समरी अब बनता है कि भैया देखिए ये हमारा करेक्शन फैक्टर है वैन डर फैक्टर, और इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद एक बात समझ में आती है कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कहीं करेक्शन करना पड़ेगा। अब करेक्शन करना कहाँ पड़ेगा डोरा मैम, जहां जहां पे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट का टर्म आया था उसके सामने आपको वैन डर फैक्टर लगाना पड़ेगा। देखिए आपने यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में सॉल्यूट जहां रखा है वहां I, यहाँ देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में ICRT, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट I, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट IKFM, समझ गए। तो ये क्या है, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने अपडेट कर दी हैं, और सही मायने में सवाल अब हम करने के लायक होते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इसी पोर्शन से। करें अब सवाल शुरू, तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा सवाल है जो इधर से पूछे हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है सबसे पहले अज्यूम करिए एक लिविंग सेल है आपके पास, दैट हैज इट इज हैविंग 0.9% मास बाय मास ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। तो ग्लूकोज सोल्यूशन मतलब बेटा 0.9 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास, ओके 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो काफी ज्यादा कम है बेसिकली सॉल्यूट, बहुत ही कम है। 0.9% मास है, मास क्या होता है, इतना कम सेल का कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज का, सिर्फ 0.9 ग्राम है 100 ग्राम सोल्यूशन में। कहता है इस सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में डुबो दिया, इमर्स कर दिया जिसके अंदर इक्वल मोल फ्रैक्शन है ग्लूकोज और पानी का, ठीक है।
तो इसको जिसके अंदर, ये सेल था हमारा, इसको जिस सॉल्यूशन में इमर्स किया उसमें मोल फ्रैक्शन बेटा पानी का कितना होगा, 0.5 होगा, है ना। और जो ग्लूकोज है उसका कितना होगा मोल फ्रैक्शन, 0.5 होगा। मतलब टोटल मोल्स अगर मैं 1 ले लूं तो मुझे पता चलता है कि पानी के मोल्स कितने होंगे, 0.5 होंगे, और ग्लूकोज के मोल्स भी कितने होंगे बेटा, 0.5 होंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि बताइए सेल के साथ क्या होगा, श्रिंक करेगा, सेम रहेगा, कि क्या होगा, स्वेल करेगा। ये पता करने के लिए हमें बाहर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का पता करना पड़ेगा कि भैया उसमें कितना मास बाय मास परसेंटेज है ना, सॉल्यूट का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो हम वो करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, टोटल मास सॉल्यूशन का निकाल लेते हैं। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, बाहर वाले सॉल्यूशन का टोटल मास क्या है, टोटल मास होगा बेटा, सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मोल्स हैं, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। ये तो सॉल्यूट का मास। हाँ जी, पढ़ रहे हो ना ध्यान से, क्योंकि भैया इस बार तो जेई निकालना ही है किसी भी कीमत पे, और इस पूरे सफर में शिल्पी मैम साथ है। मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर किसी की शादी में जाते हैं और शगुन नहीं डाल के आते तो बेटा अच्छी बात नहीं है। ऐसी शिल्पी मैम के साथ जुड़े हुए हो, कमिटेड हो मुझसे, मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब्सक्राइब रहना, क्योंकि इसी चैनल पे तुम्हें मेरे हैंड रिटन नोट्स, मोस्ट रिपीटेड PYQs और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, रिएक्शन डायग्राम्स हैं, जितनी चीजें हैं बेटा हमारे सिलेक्शन के लिए जिससे तुम्हारा टाइम सेव होगा, वो सब मैं चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मगर उसी बच्चे तक वो समय पे पहुंच पाएगा, देखो, जो सब्सक्राइब रहेगा। क्योंकि मेरा एक सेशन का नोटिफिकेशन अगर आपसे छूट गया ना, वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है बाद में। तो अभी एग्जाम में इतना समय नहीं है कि हम टाइम गवाएं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, चलो पढ़ाई कंटिन्यू करो। प्लस सॉल्वेंट के मास के लिए सॉल्वेंट के मोल्स हैं, और सॉल्वेंट का मास पानी का कितना है, 18 ग्राम पर मोल। तो 0.5 इंटू 180, 0.5 इंटू 18, जो सोल्यूशन का मास होगा 99 ग्राम। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भी इस बाहर वाले सोल्यूशन का परसेंटेज मास बाय मास निकालिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.5 मोल से सोल्यूट के मास 180 है, 90 अपॉन सोल्यूशन का मास आया 99 ग्राम, है ना। तो 90 अपॉन 99 इंटू 100, तो ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट, मैं 99 को 100 लेके चल रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 90% बेटा मास बाय मास है बाहर वाला। अब आप एक बात बताइए, सेल के अंदर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, बोलिए लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं है, बताओ, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है क्या सेल में, बताओ। और बाहर बेटा क्या है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अरे देखो ना, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है, और सेल के बाहर जो माहौल है वो हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। कितना कॉन्सेंट्रेटेड है भाई, ये तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, 90% मास बाय मास। तो इसका मतलब सिंपल है, हम जानते हैं ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स का जो फ्लो है वाटर का, वो कहाँ होगा बेटा, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है और हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है, तो सेल में से पानी बाहर निकलेगा, तो सेल इज गोइंग टू श्रिंक। सेल के अंदर से फ्लो होगा बाहर की तरफ, तो सेल इज गोइंग टू श्रिंक। ठीक है, श्रिंक बिकॉज सोल्यूशन इज इतना परसेंट, श्रिंक क्योंकि सोल्यूशन इज 0.5%, शो नो चेंज, स्वेल अप। तो भाई बताइए, अब श्रिंक होगा, ये तो श्योर है कि डोरा मैम श्रिंक होने वाला है। भाई ये तार कितना उलझता है पैर के अंदर, रुको जरा, गिरा ही देगा मुझे, समझ गए। तो सेल तो श्रिंक करेगा शिल्पी मैम। फिर तो वैसे जब पेपर बनाया गया था जे में, तो कोई ऑप्शन सही मायने में पूरा सही ऑप्शन नहीं था, तो हल्का वी कैन से थोड़ा इसमें ये चेंज करना चाहिए था कॉन्सेंट्रेशन, बट आप लिख लीजिए सेल इज गोइंग टू श्रिंक ओवरऑल। ठीक है, दैट वुड बी द चेंज। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे देखा, उलझ के गिर गई मैं, ये भाई तार तो गिरा ही देगा। आओ जरा, what is the freezing point depression constant for a solvent जिसमें 50 ग्राम ऑफ विच कॉन्टेन 1 ग्राम। तो यहाँ बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तो दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हो गया थोड़ा। तो आई 1 है, KF कितना है हमारे पास, KF की जो वैल्यू है वो तो बताना है हमें। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट सॉरी, और मोलालिटी क्या है, मोलालिटी के लिए इसने बोला है, देखो मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द kg मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसने क्या कहा है
कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पड़ा हुआ है 50 ग्राम सॉल्वेंट में, तो ग्राम को किलो में करेंगे तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे, है ना। अच्छा 1 ग्राम, वो मोलर मास तो लिया नहीं हमने, वो अच्छे से लिख लेते हैं। तो मोलारिटी कैसे लिखेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसके लिए मास सोल्यूट का है मोलर मास 256 दिया गया है, सॉल्वेंट का जो मास है बेटा 50 ग्राम है, तो 1000 में करेंगे तो अब हुआ मोल पर केजी, ठीक है। ओके, डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40, तो 0.40 इंटू 256 इंटू 50/1000, तो ये आपके KF की वैल्यू आएगी। यूनिट में क्या कोई कन्वर्जन है, आप चाहो तो साथ साथ यूनिट करके लिखिए और काटा पीटी करके अपनी फाइनल यूनिट बना दीजिए, मगर यहाँ पे कोई यूनिट का चक्कर नहीं था तो साथ साथ लिखा नहीं, वरना इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट कि साथ साथ आप यूनिट्स को लिखते हुए चलिए, ठीक है, वो हमेशा अच्छा होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। यहाँ बेटा 5.12 केल्विन केजी पर मोल आपका आ जाएगा, यहाँ लिखा नहीं हमने कि हमने इसको ऑलरेडी मोल पर केजी में कर लिया, ये तो केल्विन में है ही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी आपकी, ठीक है। 5.12 सीधा आंसर आ जाता। ओके चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक लगा हुआ ना, हाँ। नेक्स्ट कहता है कंसिडर द गिवन प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस द टेम्परेचर, व्हिच अमंग दीज ऑप्शंस इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो बेटा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का सही ग्राफ हमें पूछा गया है, तो पहले तो मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन की लाइन नीचे आती है वेपर प्रेशर की सॉल्वेंट के ऊपर, उस बिहाफ पे सोल्यूशन की लाइन ऊपर ऊपर, तो हम इन दोनों ग्राफ्स को काट देंगे। अब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने कहा था जब सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट के साथ, है ना, सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट के साथ आएगा इक्विलिब्रियम में, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सोल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा, वो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इस हिसाब से अपना ग्राफ नंबर C सही है ना। तो इसमें तो रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही हम अपना आंसर निकाल सकते थे, इजी था अगर नहीं भी आता। आगे देखिए, ये 2025 के क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे शिल्पी मैम 26 वाले क्वेश्चन कहाँ है, तो बेटा मैं बता दूं PYQ सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है इस चैनल के ऊपर, तो जो भी बच्चा इस सीरीज को शिद्दत से लगा रहा है, प्रोजेक्ट IIT का ही बेटा हमने PYQ सेशन कर रखा है, जिसमें कॉन्सेप्ट और PYQ हम सारा समझा रहे हैं, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप उस सेशन को जरूर लगाना। टॉप 33 PYQs है, अभी तक मैं उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग जो है GOC वगैरह ले चुकी हूँ, तो आपको वो जरूर करने हैं। आप सर्च भी कर सकते हो JEE PYQ शिल्पी मैम, तो ऊपर ही आपको सेशन दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mmHg. Mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What would be the mole fraction of the solvent अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20 हो जाता है। देखिए, अब आपको पता है बेटा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूरा अपना कितना डिक्रीज हो गया, 10 mmHg। मोल फ्रैक्शन, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है नहीं हमारे पास, मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया था 0.2, तो यानी 10/0.2 यानी बेटा 50 mmHg। 50 mmHg आपके प्योर ए का जो था वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अच्छा, अब उसने हमें बोला कि क्या होगा, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20 mmHg है, तो 20 mmHg डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम निकाल चुके हैं 50 mmHg है, तो यही होगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपडेटेड वाला, सही बात है। तो दैट इज 2/5, तो ये होगा 0.4, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट, कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने यही गलत किया होगा शिल्पी मैम, मैंने भी यही किया था बट मुझे तो -1 मिला पेपर में। बेटा आप ध्यान से सवाल नहीं पढ़ते हैं, सवाल में इसने कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताइए, आपने सॉल्यूट का निकाला है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा 1 - 0.4, दैट वुड बी 0.6, एंड हेंस बहुत सारे बच्चे तब तक -1 कर चुके होंगे जब तक उन्हें पता चलेगा, महसूस होगा कि अरे बाहर आके एग्जामिनेशन भाई ये कितना आसान पेपर पूछा होता, भाई मोल फ्रैक्शन पूछा था सोल्यूट का, झट से निकाल दिया ऑप्शन नंबर बी 0.4, और तुम्हारा दोस्त कहेगा क्या 0.4, अरे उसमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा था, तू सॉल्यूट का लिखाया, और फिर तुम्हारे जो चेहरे का रंग उड़ेगा भाई, तुम सोचोगे कि
पतली गली से निकल लेते हैं, यहाँ से तो कट लेते हैं और फिर घर पे जाकर रोगे। तो ये नहीं करना बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। समझ गए हो? ओके, आगे भाई एक लव एंड डेथ सीरीज के लिए मैं मतलब बीच में बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपने इतने सारे लविंग प्यार भरे कमेंट्स भेजे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम पे इतना भरोसा किया। एक लव एंड डेथ सीरीज ही नहीं, पूरा प्रोजेक्ट आईआईटी को इतना प्यार दे रहे हो, पीवाईक्यूज की सीरीज, हैंड रिटन नोट्स की सीरीज पे इतना सपोर्ट दे रहे हो, तो बेटा मीन्स अ लॉट। तो इसमें हम थ्योरी दे रहे हैं इस बार, फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट, फिर जाके आपको टेस्ट देना, फिर वीडियो सोल्यूशन। तो ये पूरा सर्कल है जो आपको मिल रहा है, तो अच्छे से अगर लगाओगे तो पक्का क्वेश्चंस को जो गलत करते जाओगे टेस्ट में, उनको एक बार देखना, वीडियो सोल्यूशन से देखना, क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। और आप पेपर में जाओगे, आपको इतना जाना पहचाना लगेगा कि ये तो मैं एक लव टेस्ट सीरीज का कोई और टेस्ट लिख रहा हूँ भाई, मजे ही आ गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है अगर A2B जो है दैट इज 30% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर I इज व्हाट। बेटा A2B अगर 30% आयोनाइज किया है आपने, पहले तो कैसे टूटना चाहिए, 2 मोल्स ऑफ A प्लस B2 माइनस टूटेगा। 30% आयोनाइज किया है, तो पहले तो देखो कितने आयोन्स में टूटा है, 3, और अल्फा कितना है, 30% आयोनाइज हुआ तो 0.3 है। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या है डिसोसिएशन में, 1 + n-1 अल्फा है ना। तो 1 + n-1 मतलब 2 और अल्फा है 0.3, तो ये तो हो जाएगा बेटा 1.6। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन 2025 में, 25 में भी आसानी क्वेश्चन आए हैं, मगर इसने बोला 10 की पावर -1 को अलग करके लिख दो, तो 16 अपना आंसर हो जाता। ठीक है, 16 अपना आंसर हो जाता, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बस एक ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको मेरे साथ कर लीजिए, फिर हम समरी करेंगे और आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है फिर। ओके, चलो देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास HA एक सब्सटेंस है ना, एक एसिड है, बेसिकली वीक एसिड, जो कुछ इस प्रकार टूटता है। ठीक है, कहता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज इतना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, कह रहे डिसोसिएशन कांस्टेंट आप एसिड के लिए बताइए। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा वीक एसिड्स का बताने के लिए हमें C⁴/1 - अल्फा यूज करते हैं हम, सही बात है। अब इसमें एक चीज है हमारे पास जो दिक्कत करेगी, वो ये है कि शिल्पी मैम हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन तो चलो ठीक है, उसने बोला मोलालिटी सेम ही ले लो, ठीक है, तो C तो है मेरे पास मैम, मैं 0.1 मोलर ही यूज कर लूंगा, सवाल में बोला भी गया है। मैम अल्फा दिक्कत कर रहा है, तो अल्फा कैसे निकालेंगे मैम, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना पड़ेगा। अब अल्फा निकालने के लिए सारी कहानी हमें करनी है। अब अल्फा निकालने के लिए इसने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया है, और अल्फा निकालने के लिए हमें I की वैल्यू चाहिए, वेंट हॉफ फैक्टर, सही बात है। तो वो कहां से निकलेगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया गया है बेटा, देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF क्या है, I × KF × M, क्या सब कुछ दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज इतना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.2 केल्विन, ठीक है। KF की जो वैल्यू है 1.8 केल्विन kg पर मोल, और जो मोलालिटी है बेटा वो 0.1 मोल पर kg, kg से kg कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, है ना, इससे ये कट ही गया है, तो यहाँ से आपका वेंट हॉफ फैक्टर आया। आपने क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो डेटा दिया था उससे आपने वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये वेंट हॉफ फैक्टर आप सॉल्व करिएगा, दिस विल बी 10/9, 10/9 ही आ रहा है, देख लीजिए जरा, साइड में हो रही हो, कैलकुलेट करिए, 10/9, सही बात है, बोलिए यस। अच्छा अब देखिए जरा, आपके पास बेटा एसिड था, एसिड को डिसोसिएट हमने कर दिया, तो मान लीजिए शुरू में हमारा इसके मोल्स 1 थे, ये भी नहीं टूटा, ये एक में से मान लो अल्फा टूटा, ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, ये तो I है 1 + अल्फा, तो वेंट हॉफ फैक्टर इक्वेशन से निकलता है 1 + अल्फा, तो इसको बराबर करो 1 + अल्फा के, तो यहां से निकलेगा अल्फा कैसे, 10/9 - 1, 10 - 9 मतलब अल्फा बना बेटा 1/9,
तो अल्फा आपने निकाल लिया है 1/9। बस अब तो आपने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिया था मगर ये अच्छा सवाल था। इस सवाल में आपको बोला था कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मोनोबेसिक एसिड का वीक का दे रखा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का बताइए। तो हमने क्या किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा करना था। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन था कि मोलारिटी सेम लेना था, हमारे पास अल्फा नहीं था। तो अल्फा के लिए हमने क्या किया, हमने वैन हॉफ फैक्टर की जरूरत पड़ी। तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो डेटा दिया गया था उसने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया था, केएफ और मोलालिटी तीनों दिया था। तो हमने यहाँ से वैन हॉफ फैक्टर निकाल लिया। एक वैन हॉफ फैक्टर मैंने इक्वेशन से बना के निकाल लिया, 1 प्लस अल्फा, दोनों को बराबर कर दिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ठीक है, अब जगह नहीं है, मैं सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तुमको दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा C अल्फा स्क्वायर अपॉन C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इससे करेंगे तो एक तो C से एक C कट ही जाता, वैसे C अल्फा आप इतना ही करते, C अल्फा स्क्वायर अपॉन ये रहा C अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस मतलब 1 माइनस अल्फा, तो ये 1/720 जो 1.38 इंटू 10⁻³ बन रहा है। ओके तो हो गया। तो ये लास्ट था। इसके अलावा एक दो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अटैच किए हैं, तो आप उसको जरूर एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व करना। आपको चैप्टर इस सेशन के बाद असाइनमेंट भी मिल जाएगा, ऐप पे जाके कर लेना। ठीक है, तो हमने बेटा आज क्या चीजें पढ़ी हमने आज के सेशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बातचीत करी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर के ऊपर। सबसे पहला हमने RLVP पढ़ा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक पॉइंट था कि जब बेटा हमने क्या किया है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डाल दिया वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, है ना, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाला है, तो उससे जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो हमने पढ़ा। तो सरफेस के ऊपर पहले सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करे थे, अब कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए थे, है ना। तो इसका मतलब हमारा वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कम हो गया, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में से सब्ट्रैक्ट किया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय मतलब एक और ये तरीका होता है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम इसमें लिख सकते हैं, बट आप इसी फॉर्म को लिखना, विद रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये हमारा क्या होता है, दिस इज द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वो एलिवेशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है तो कांस्टेंट आता है Kb, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी Kb को निकालने का एक मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है, उसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आगे हमने डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, वो कैसे निकाला बेटा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। मोलालिटी के ये भी प्रोपोर्शनल है, और केएफ निकालने का फॉर्मूला है, उसको रिवाइज करके चलना है। ठीक है, इसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस के अंदर जो हम फ्लो देखते हैं पार्टिकल्स का लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो ऑस्मोसिस होता है। मिनिमम कितना प्रेशर हम सोल्यूशन साइड लगाएं कि ऑस्मोसिस रुक जाए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर था। ठीक है, जो मैथमेटिकली CRT के बराबर था, पाई इज इक्वल टू CRT। इसके बाद हमने डिस्कशन किया वैन हॉफ फैक्टर का। वैन हॉफ फैक्टर बेटा वो करेक्शन फैक्टर है कि कभी अगर सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करता है तो उस केस में हम लोग कैसे करेक्शन फैक्टर लेकर के आएंगे। तो वैन हॉफ फैक्टर जिसको अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, मेनली वी यूज दिस फॉर न्यूमेरिकल्स आल्सो, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। फिर हमने डिसोसिएशन के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था 1 + n-1 अल्फा। ऐसे ही हमने डिसोसिएशन किया 1 + 1/n-1 अल्फा। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि करेक्शन फैक्टर आने के बाद सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने जहां जहां सॉल्यूट आया था वहां वैन हॉफ फैक्टर लगाया और क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो ये था बेटा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद अब इसका जो आपने टेस्ट देना है जा करके, वो आप अपने ऐप में, या अगर आप लैपटॉप या पैड पे करते हो या फोन में कर रहे हो तो आप उधर से जा करके
दे सकते हो इस वाले सेक्शन में, है ना, जो टेस्ट वाला सेक्शन है आपके डैशबोर्ड पे, वहां से माई टेस्ट, तो आज की क्लास का टेस्ट मिल जाएगा। जो बच्चा नया जिसको नहीं पता इस बारे में, तो मैं कहूंगी कि आप बेटा यहाँ पे कोर्स में एनरोल हो जाइए 0 रुपीज के अंदर, ठीक है, एंड ज्वाइन द कोर्स। और बाकी भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज के बारे में तो आपको पता है ही, राइट। तो आज का सेशन बेटा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू रियली एंजॉय द सेशन। इस क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस टॉपिक में, और एग्जाम में आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि शिल्पी मैम को आपने कमिटमेंट दे रखा है, जो वादा दे रखा है मुझे, उस वादे को आपने निभाना है ना, पूरा प्लान मेरे साथ फॉलो करना है। और इसके अलावा भी मैं जैसे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ, चल रहा है वो, पीवाईक्यू सेशंस हैं, तो इस चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा। अगस्त से शिल्पी मैम के साथ बंध जाओगे अगर 5 महीने के लिए, तो आपके सिलेक्शन की गारंटी शिल्पी मैम लेने को तैयार है, ठीक है, आपकी डोरा मैम। तो आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, सी या, टेक केयर।